हमेशा की तरह अपने पास है CSR नेट का एक प्रॉब्लम और हम करने वाले हैं इस डिटेल्ड एनालिसिस। डिटेल्ड एनालिसिस का ये मतलब हुआ कि हम क्वेश्चन की लैंग्वेज को यानी कि मैथमेटिकल लैंग्वेज को क्लियर करेंगे और देन आफ्टर हम कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट्स प्रॉपर्टीज जो यूज हो सकती हैं उनको रिकॉल करेंगे ताकि फ्यूचर में हम ऐसी प्रॉब्लम्स के साथ डील करते समय उन प्रॉपर्टीज़ को याद कर सकें। दूसरा ये कि थ्रू आउट द जर्नी पूरे सोल्यूशन के दौरान हम उस स्किल को डेवलप कर सकें कि कैसे प्रॉब्लम में लॉजिकली थ्योरम्स को फिट करना है और सोल्यूशंस तक बैठना है। सिंपल लैंग्वेज में बोले तो हाउ टू अप्रोच द प्रॉब्लम, इस पे बात है। सो मैं क्वेश्चन रीड करता हूँ आपके लिए। उससे पहले ये बता दें कि ये प्रॉब्लम जो है ये दिसंबर 2012 4.75 मार्क्स का प्रॉब्लम है, एक MSQ प्रॉब्लम है। मीन्स यू हैव टू गिवन 4 ऑप्शंस एंड आउट ऑफ दीज 4 1 और मोर देन 1 ऑप्शंस में भी करेक्ट, एक से ज़्यादा ऑप्शन सही हो सकते हैं। आपको दिख रहा होगा सबसे ऊपर ऑप्शन ए दिया गया है, फिर ऑप्शन बी, सी और डी, 4 ऑप्शन दिए गए हैं और मैंने पहले से इसका सोल्यूशन लिख रखा है। तो बी और सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हैं, यानी एक से ज़्यादा ऑप्शन सही हो सकते हैं। तो क्वेश्चन रीड करते हैं और फिर देखते हैं कि कैसे लॉजिकली हम रिजल्ट्स को एक दूसरे में फिट करके कंक्लूजन तक पहुँच सकते हैं। क्वेश्चन आज है आपके लिए, लेट n बी एन इंटीजर, n आपका कोई इंटीजर है ग्रेटर देन इक्वल टू 2, 2 या 2 से बड़ा n कोई एक इंटीजर है, एंड लेट MNR डिनोट द वेक्टर स्पेस ऑफ n क्रॉस n रियल मैट्रिसेज। MNR एक ऑब्जेक्ट है जिसके बारे में इन्होंने बोल दिया कि ये वेक्टर स्पेस है n क्रॉस n रियल मैट्रिसेज का। वैसे MNR को देखते ही जिन्होंने लीनियर अलजेब्रा थोड़ी बहुत पढ़ी है उनके मन में कुछ कुछ होना चाहिए, नहीं हो रहा है तो CSR ने आपके ऊपर कृपा करी है और लिख दिया है कि वेक्टर स्पेस है n क्रॉस n रियल मैट्रिसेज का। हालांकि इस MNR की प्रॉपर्टीज़ के बारे में जो हम यूज करेंगे या थोड़ी बहुत और इससे जान पहचान मैं करा दूंगा अभी बाद में, ताकि आप कंफर्टेबल हो सकें इस ऑब्जेक्ट के साथ। ओके, हालांकि CSR ने लिख दिया कि MNR जो है ये वेक्टर स्पेस है n क्रॉस n रियल मैट्रिसेज का। आगे वो बात कर रहे हैं कि बी कोई एलिमेंट है इस MNR का, यानी कि n क्रॉस n रियल मैट्रिसेज का जो लीनियर स्पेस यानी कि वेक्टर स्पेस है उसमें से कोई एलिमेंट बी है। अब भाई अगर पूरा गांव कुछ पर्टिकुलर कास्ट या रिलीजन के लोगों का है तो वहाँ के सारे लोग वैसे ही होंगे ना। MNR अगर आपका रियल मैट्रिसेज n क्रॉस n की रियल मैट्रिसेज का लीनियर स्पेस है तो बी क्या होगा, बी कोई n क्रॉस n की रियल मैट्रिक्स ही होगी अगर वहाँ का एलिमेंट है। लेकिन इसके साथ एक स्पेशलिटी है, ये बोल रहे हैं कि लेट बी बी एनी एलिमेंट ऑफ दिस MNR एंड इट विल बी एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ये एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होगी। बी को एक स्पेशल n क्रॉस n में ढेर सारी मैट्रिसेज रियल मैट्रिसेज होंगी, उसमें से आप बी जो सेलेक्ट कर रहे हैं वो ऑर्थोगोनल है। एंड लेट बी ट्रांसपोज, बी के ऊपर सब सुपर स्क्रिप्ट में टी लिखा है ना, इसको बी ट्रांसपोज रीड करते हैं। फिर से आपके ऊपर कृपा करी है CSR वालों ने, इसको लिख दिया इन्होंने कि इट डिनोट द ट्रांसपोज ऑफ बी। हालांकि आपको बी ट्रांसपोज ऐसे देख के समझ जाना चाहिए। फर्दर आपसे अब क्वेश्चन वाले मोड में इतनी इन्फॉर्मेशन देने के बाद अब आपको CSR क्वेश्चन वाले जोन में ले जा रहा है। अब क्या कर रहे हैं ये कि कंसीडर अ सेट WB, सब स्क्रिप्ट में बी लिखा है, यानी कि बी जो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स इन्होंने सेलेक्ट करी है उसके मदद से अब ये एक सेट डिफाइन करने वाले हैं और फर्दर उस सेट को ये सब स्पेस कुछ बनवाएंगे। नीचे 4 ऑप्शन में सब स्पेस दिख रहा है इसलिए मैंने ऐसे बोला। तो देखते हैं इनका सेट क्या है। इनके WB जो सेट है ये, इसमें एलिमेंट्स जो होंगे वो एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में होंगे, बी ट्रांसपोज AB, यानी कि सारे एलिमेंट्स इसी फॉर्मेट में आने वाले हैं बी ट्रांसपोज AB के। जहाँ पे बी के बारे में तो आपको पता है, ऊपर ही बता दिया कि बी आपका MNR का कोई एलिमेंट है, लेकिन ए के बारे में नहीं बोला है। तो ए जो है ये कोई भी MNR का मैट्रिक्स हो सकता है, एलिमेंट हो सकता है, क्योंकि वहाँ पे मैट्रिसेज ही हैं तो ए कोई भी मैट्रिक्स हो सकता है n क्रॉस n रियल मैट्रिक्स। अब इतनी सारी बातें करने के बाद ही आपको 4 स्टेटमेंट देने वाले हैं और कहेंगे चेक करिए कि चारों में से कितने स्टेटमेंट सही हैं। चूँकि एक MSQ प्रॉब्लम है तो एक से ज़्यादा स्टेटमेंट सही हो सकते हैं। पहला ऑप्शन है कि WB जो ये सेट बता रहे हैं ये एक सब स्पेस है MNR का। तो आपको सबसे पहले तो यही चेक करना है सब स्पेस है कि नहीं। साथ में कुछ और दे दिया, एंड डायमेंशन ऑफ दिस WB, अगर ये सब स्पेस हुआ तो इसका डायमेंशन लेस देन इक्वल टू रैंक ऑफ बी होगा। बी एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, उसके रैंक के बराबर या उससे कम होगा अगर WB सब स्पेस हुआ। ये इतनी बात ऑप्शन ए में थी। ऑप्शन बी में कह रहे हैं कि WB सब स्पेस तो है MNR का, एंड जो उसकी डायमेंशन होगी वो रैंक ऑफ बी इंटू रैंक ऑफ बी ट्रांसपोज के बराबर होगी। ऑप्शन सी में कह रहे हैं कि WB सब स्पेस ऑफ स्पेस की तो बात ही नहीं कर रहे हैं, बोल रहे हैं WB कुछ और नहीं है, पूरा MNR ही है।
जो n क्रॉस n रियल मैट्राइसेज का स्पेस है MNR ना, ये पूरा पूरा WB भी वही चीज़ है, ऐसा ये ऑप्शन सी में बोल रहे हैं। और मैंने क्लिक भी कर रखा है ऑप्शन सी को करेक्ट। तो मज़ा पूरा आने वाला है ये देखने में कि WB कैसे कैसे MNR बन रहा है। ऑप्शन डी है कि WB इज़ नॉट अ सब स्पेस ऑफ MNR, मतलब कि जो ये सेट WB प्रपोज कर रहे हैं ये सब स्पेस ही नहीं है MNR का, ऐसा ऑप्शन डी कह रहा है, मैं नहीं बोल रहा ऐसा, ऑप्शन डी ऐसा बोल रहा है। तो ये बात हो गई क्वेश्चन की और चारों ऑप्शंस की। कुछ टर्मिनोलॉजी आपको पेन दे रहे होंगे जिन्होंने पहली बार सुना है। तो जो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं उनको मैं एक्सप्लेन करता हूँ, थोड़ा सा इजी बनाते हैं इस क्वेश्चन को और फिर उन प्रॉपर्टीज़ को याद करते हैं जिनकी यहाँ पे ज़रूरत है। तो क्वेश्चन में पहली लाइन में कोई समस्या नहीं है, n आपका एक इंटीजर है 2 या 2 से बड़ा। MNR के बारे में इन्होंने ढेर सारी बातें बता दी कि ये n क्रॉस n रियल मैट्राइसेज का वेक्टर स्पेस है। अब अगर किसी को वेक्टर स्पेस का ही एक नाम है लीनियर स्पेस, मैं बोल देता हूँ जल्दी जल्दी में कभी कभी, तो लीनियर स्पेस बोलूँ या वेक्टर स्पेस बात एक ही है। अब किसी को अगर इस वेक्टर स्पेस और लीनियर स्पेस में दुख दर्द हो तो वो नीचे कमेंट करेंगे या फिर उनको लेक्चर सीरीज मिल जाएगी, चैनल पे विजिट करेंगे प्लेलिस्ट में। फिर भी अगर प्रॉब्लम है तो वो कमेंट कर देंगे। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि वेक्टर स्पेस के बारे में आपको थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग है, फिर भी इतना याद दिला दें कि वेक्टर स्पेस के बारे में कि आपके पास V एक नॉन एम्प्टी सेट होता है, F एक फील्ड होती है और 2 आपके पास ऑपरेशन होते हैं, एक वेक्टर एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन। एक नॉन एम्प्टी सेट V एक फील्ड होता है F और 2 आपके पास ऑपरेशंस होते हैं, वेक्टर एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन। इन पूरे ऑब्जेक्ट्स के साथ एक सर्टेन सेट ऑफ एक्सियम्स होते हैं, 10 होते हैं वो अगर सेटिस्फाई हो रहे होते हैं तो आप बोलते हैं V इज़ द वेक्टर स्पेस ओवर फील्ड F, या फिर आप बोलते हैं V इज़ द लीनियर स्पेस ओवर फील्ड F। ये छोटी सी कहानी होती है, बस मैंने इसलिए आपको रिकॉल कराई, आपको ये पता चल जाए कि वेक्टर स्पेस या लीनियर स्पेस की थ्योरी में एक नॉन एम्प्टी सेट होता है, एक फील्ड होती है और 2 ऑपरेशंस होते हैं आपके। तो यहाँ पे जो ये V का रोल है ना, ये V का रोल प्ले कर रहा है आपका n क्रॉस n रियल मैट्राइसेज का कलेक्शन। n क्रॉस n की जितनी मैट्राइसेज हैं सबको एक जगह इकट्ठा कर लीजिए और वो आपके V के रोल में होंगे। फील्ड की जगह पे आपका रियल नंबर है तो MNR इस तरीके आपका n क्रॉस n की मैट्राइसेज का वेक्टर स्पेस बन गया। इतना मैंने सिर्फ रिकॉल कराया, अगर वेक्टर स्पेस अच्छे से समझना है तो प्लेलिस्ट में अवेलेबल है या फिर आप कमेंट कर लेंगे। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ आपको MNR को थोड़ा सा समझने में थोड़ी सी आसानी हुई, आप समझ रहे हैं कि MNR की बात से सैर कर रहा है, मतलब n क्रॉस n रियल मैट्राइसेज के स्पेस की बात कर रहा है। अब B कोई एलिमेंट इस MNR से ले रहा है, मतलब B कोई n क्रॉस n मैट्रिक्स है लेकिन स्पेसिफाई करा है कि एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। अच्छा, जब भी कहीं ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की बात हो, जैसे सिंपल सी बात है ना, बचपन से आपको रटवाया जाता है A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल। तो आँख बंद करके भी अगर किसी ने बोला एप्पल तो आपके दिमाग में तुरंत वो रेड कलर का एक फ्रूट आ जाता है, स्पेलिंग याद आ जाती है ना, APPLE। तो अगर आप मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का नाम सुना तो कुछ थ्योरम्स, कुछ रिजल्ट्स ऐसे हैं जो अचानक ब्रेन में डिस्प्ले हो जाने चाहिए अगर आपने सच में मैथ पढ़ रहे हैं। अगर आप नंबर 1, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की डेफिनेशन ही आपको तुरंत याद आ जानी चाहिए कि एक अगर कोई ए स्क्वायर मैट्रिक्स है तो अगर ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए ट्रांसपोज ए इक्वल टू आई, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स ए के लिए अगर ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए ट्रांसपोज ए हो जाए और वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल आए तो ऐसी मैट्रिक्स को आप ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं। ये एक ट्रिवियल सी डेफिनेशन तो तुरंत याद आनी चाहिए ना ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स को देख के। कुछ और प्रॉपर्टीज़ याद आ जानी चाहिए ऑर्थोगोनल का नाम सुनते ही, अगर नहीं याद आ रही तो फ्यूचर में फिर कभी ऑर्थोगोनल सुना तो ये याद आ जाना चाहिए आपको। डिटर्मिनेंट जो होता है ऑर्थोगोनल मैट्राइसेज का वो +-1 होता है, यानी कि 1 हो सकता है या -1 हो सकता है, इसके अलावा और कुछ नहीं होगा। तो केवल मैंने बेसिक बातें अभी करी हैं, ऑर्थोगोनल का नाम लेते ही आपको ये 2 चीज़ें याद आ जानी चाहिए। क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। आगे आपसे बोल रहा है कि B ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है एंड B ट्रांसपोज डिनोट द ट्रांसपोज ऑफ B। ये B सब सुपर स्क्रिप्ट में T लिखा है, इसका मतलब होता है B ट्रांसपोज, यानी कि इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। अच्छा, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के ट्रांसपोज की बात हुई तो तुरंत फिर आपको एक थ्योरम याद आनी चाहिए, और मैं अगेन एंड अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, अगर आपको ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का नाम सुनने के बाद भी ये थ्योरम्स याद नहीं आ रही हैं, ये प्रॉपर्टीज याद नहीं आ रही हैं, तो आपने उतनी ही बड़ी मिस्टेक की है जितना A फॉर एप्पल याद करने में की है। अगर कोई बच्चा 10 साल का हो जाए और उसको आप पूछिए A फॉर एप्पल, उसको एप्पल की स्पेलिंग ना याद आए, उसको इमेजिन ना हो पाए एप्पल, तो आप सोचेंगे ना देयर इज़ अ ह्यूज
मिसअंडरस्टैंडिंग इन एलिमेंट्री एजुकेशन ऑफ दैट चाइल्ड। उसके एलिमेंट्री एजुकेशन में बहुत बड़ा बवाल है अगर उसको एप्पल भी नहीं याद है। तो आपकी मैथमेटिक्स में बहुत बड़ा प्रॉब्लम है अगर आपको ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स देख के इतना नहीं याद आ रहा है कि ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए ट्रांसपोज ए इक्वल टू आई, ठीक। और दूसरी चीज़ क्या कि इनके डिटर्मिनेंट की वैल्यू +-1 होती है। अच्छा, ये ट्रांसपोज देख के मैं वापस आया, एक प्रॉपर्टी ये भी होती है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की, जो ट्रांसपोज होता है ना वही इन्वर्स होता है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के लिए। छोटी सी बात है, डेफिनेशन से ही निकल के सामने आ जाती है। जब आप ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए ट्रांसपोज ए इक्वल टू आई बोलते हैं तो आपको बेसिक डेफिनेशन इन्वर्स की याद होगी। कोई भी दो मैट्राइसेज एक दूसरे का इन्वर्स बोली जाती हैं। अगर ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू आई हो जाए तो ए और बी आर सेट टू बी इन्वर्स ऑफ ईच अदर, वो दोनों एक दूसरे के इन्वर्स बोले जाते हैं। ये होता है ना, ए और बी दो मैट्राइसेज हैं, अगर इस तरीके हो जाए ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू आई तो ए और बी दोनों एक दूसरे के इन्वर्स बोले जाते हैं। तो यहाँ पे डेफिनेशन होती है ऑर्थोगोनल की ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए ट्रांसपोज ए इक्वल टू आई। इसका मतलब ए और ए ट्रांसपोज दोनों एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं। और इसी चीज़ को अगर मैं ऐसे लिखूँ तो ए इन्वर्स इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्रोवाइडेड बाई ए आपका ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। तो अगर ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की बात करें तो वहाँ पे जो ट्रांसपोज होता है ना वही उस मैट्रिक्स का इन्वर्स होता है। बस इतनी सी बात आपको याद दिलानी थी और मैंने झूठे उसका प्रूफ कर डाला आपके सामने। आराम से चलेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है, ठीक है। तो ऑर्थोगोनल का नाम सुनते ही दो चार बातें दिमाग में आ जाती हैं, आपके नहीं आ रही हैं तो आगे से आनी चाहिए। इतनी सारी बातें करने के बाद यानी कि n आपका 2 या 2 से बड़ा, अच्छा ये n को जो स्पेसिफाई करा ना इसका मतलब ये है कि n क्रॉस जो MNR है ये आप M2R यानी कि 2 या 2 से बड़ी ऑर्डर की मैट्राइसेज का कलेक्शन लेके आप इमेजिन करिएगा। आप ये मत सोचने लगिएगा कि 1 फिर तो मैट्राइसेज ही डिस्ट्रॉय हो जाएंगे ना। तो इसीलिए n को स्पेसिफाई करा 2 या 2 से ज़्यादा, मतलब 2 क्रॉस 2 या उससे ज़्यादा ऑर्डर की मैट्राइसेज के कलेक्शन में आप बात कर सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं। बी एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, बी ट्रांसपोज है, प्रॉपर्टीज़ मैंने रिकॉल कराई। अगेन ये डब्ल्यू बी जो सेट बना रहे हैं इसके बारे में थोड़ा सा ध्यान से देखते हैं। ये सेट इस तरीके डिफाइन करा है कि यहाँ के सारे एलिमेंट बी ट्रांसपोज ए बी के फॉर्मेट में होंगे सच दैट ए बिलोंग्स टू MNR। ए कोई भी एलिमेंट n क्रॉस n रियल मैट्राइसेज का हो सकता है। तो 4 स्टेटमेंट आपको दिए गए हैं और बेसिकली पहले 2 स्टेटमेंट, अगर ऑप्शन के पहले 2 स्टेटमेंट को आप ध्यान से देखें तो डब्ल्यू बी या सब स्पेस, डब्ल्यू बी या सब स्पेस, सी ऑप्शन में भी डब्ल्यू बी को MNR के बराबर कर दिया। भाई अगर बराबर हो गया तब तो सब स्पेस हो ही जाएगा, इम्प्रॉपर सब स्पेस। मतलब मोटा मोटा ये है ना कि ये डब्ल्यू बी जो सेट दे रहे हैं इसको सब स्पेस के बारे में सबसे पहले डाउट क्लियर करना है कि ये डब्ल्यू बी जो है ये सब स्पेस बनेगा MNR का कि नहीं बनेगा। सबसे पहला तो मुद्दा यही है। अच्छा, एक चीज़ और, ये डब्ल्यू बी जो सेट इन्होंने जनरेट करा ना ये ऐसे नहीं CSR वालों ने कहीं से उठा के ला के दे दिया, और ऐसा भी नहीं कि उन्होंने बहुत दिमाग लगाया। ये एक बहुत प्रॉपर सा फंडा है, आपको देखने में शायद डिफ़िकल्ट लग रहा हो अगर पहली बार देख रहे हैं। अच्छा, मैंने आपको बताया ना कि बी ट्रांसपोज जो होगा वो बी का इन्वर्स ही होगा। तो मैं डब्ल्यू बी को कुछ ऐसे लिखूँ, डब्ल्यू बी को मैं कुछ ऐसे लिखूँ बी इन्वर्स ए बी। भाई मैंने कुछ नहीं करा, ट्रांसपोज की जगह पे केवल इन्वर्स कर दिया, बाकी सारी चीज़ें वैसे रखो कि ए आपका MNR को बिलोंग करेगा। मैं पूरा नहीं लिख रहा, सिर्फ बी ट्रांसपोज की जगह बी इन्वर्स कर दो। अपनी याददाश्त पे थोड़ा सा जोर डालिए और याद करिए किसी ज़माने में आपने लीनियर अलजेब्रा पढ़ी होगी और तब आपने पढ़ा होगा कि 2 मैट्राइसेज ए बी हैं, कौन किसका कॉन्जुगेट बोला जाता है अगर पी एक एग्जिस्ट करे सच दैट पी इन्वर्स बी ए, कुछ पी इन्वर्स बी पी, कुछ ऐसा पढ़ा है। मैं थ्योरम पूरा रिकॉल करा देता हूँ आपको कि थ्योरम क्या है। वो कॉन्जुगेसी का रिलेशन होता है एक्चुअली एक, देखिए यहाँ पे मैंने वो चीज़ें लिख भी रखी हैं जो आपको ऊपर मैं इतना देर से याद दिला रहा था। अच्छा, कोई PDF की रिक्वेस्ट करेगा तो मैं अपलोड कर दूँगा। ओके, सो मुझे आपको ये याद दिलाना था कि जो बी ट्रांसपोज ए बी वो दिखा है ना वहाँ डब्ल्यू बी को डिफ़ाइन करा उन्होंने, वो एक स्पेशलिटी है। बी ट्रांसपोज को तो आप बी इन्वर्स लिख सकते हैं, तो बी इन्वर्स ए बी के फॉर्मेट में डब्ल्यू बी के एलिमेंट्स आने लगेंगे, ठीक है। ए बिलोंग आपका करेगा MNR को। अभी ये बी इन्वर्स ए बी जो फॉर्मेट है ना ये आपको कुछ याद दिलाता है। क्या याद दिलाता है कि ये एक स्टार्ट इन्फॉर्मेशन है, मतलब एक थ्योरम है जो आपको फ्यूचर रेफरेंस में याद रखनी होगी। मैं रीड करता हूँ। 2 matrices M and N are said to be conjugate to each other if there exists another matrix Q such that M equal to Q inverse NQ।
दो मैट्राइसेज M और N एक दूसरे के कॉन्जुगेट बोले जाते हैं अगर कोई और एक मैट्रिक्स Q एग्जिस्ट करे सच दैट कि M को आप Q इनवर्स NQ के फॉर्मेट में लिख पाएँ। तो दो मैट्राइसेज एक दूसरे का कॉन्जुगेट बोली जाती हैं। अब इस बात को ध्यान से देखिए कि ऊपर जब आपको पता है कि बी ऑर्थोगोनल है तो उसका ट्रांसपोज खुद इन्वर्स होगा, यानी कि डब्ल्यू बी को ऐसे लिख सकते हैं बी इनवर्स ए बी सच दैट योर ए बिलोंग्स टू एम एन आर। ठीक है, मैं पूरा नहीं लिख रहा। तो यहाँ पे बी इनवर्स ए बी का क्या मतलब हुआ भाई? इसका ये मतलब हुआ ना कि ए के डब्ल्यू बी में वो एलिमेंट्स आ रहे हैं जो ए के कॉन्जुगेट एलिमेंट्स हैं। मतलब ए, अगर मैंने एक बार मैट्रिक्स को फिक्स कर दिया, अगर मैंने ए को एक बार फिक्स कर दिया एम एन आर में, तो डब्ल्यू बी में क्या आएंगे? डब्ल्यू बी में ए के सारे कॉन्जुगेट मैट्राइसेज आएंगी। लेकिन अब इस ए को मैं फिक्स नहीं कर सकता ना, क्योंकि ये बोला गया है कि ए कोई भी हो सकता है एम एन आर से। तो ए बी सी डी एम एन आर के जितने एलिमेंट्स हैं सबके कॉन्जुगेट एलिमेंट्स को उठा के यहाँ पे रख दिया है। मेरी ये बात आपको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है तो आप कमेंट ज़रूर करेंगे, नहीं तो कहीं और से पढ़ लीजिए। फिलहाल समझ लीजिएगा केवल कि ये समझ लीजिएगा कि डब्ल्यू बी जो ये आपको दे रहा है ना, ये कुछ और नहीं दे रहा है, ये बोल रहा है कि यहाँ पे एम एन आर की हर एक मैट्रिक्स का कॉन्जुगेट एलिमेंट होगा। यानी कि अगर आप एम एन आर से कोई भी मैट्रिक्स ए लेंगे तो उसका कॉन्जुगेट एलिमेंट डब्ल्यू बी में होगा। ठीक है, चलिए कुछ ऐसा कर लेते हैं, डब्ल्यू बी को ऐसा लिख लेते हैं भैया, ए के कॉन्जुगेट यहाँ पे होंगे, ये एक गोले में ए को लिख देता हूँ जस्ट फॉर नोटेशन। ठीक है, तो ए के कॉन्जुगेट यहाँ तक आ गए। फिर उसके बाद मैंने कोई मैट्रिक्स ले ली, A1 A2 कर लेते ना, A1 हो गया। फिर A2 कोई मैट्रिक्स ले ली, अब उसके कॉन्जुगेट्स आएंगे। फिर A3 के कॉन्जुगेट्स आएंगे, A4 के कॉन्जुगेट्स आएंगे। जितने MNR में मैट्राइसेज बनेंगी सबके कॉन्जुगेट्स को रख के एक जगह इकट्ठा कर लीजिए, वही आपका WB है। इतनी बात आपको समझ में आ रही ना? और मैंने ये बात बोलने की हिम्मत मैंने इसलिए की क्योंकि मैंने ये दिखाया आपको थ्योरम से कि इसको बी इनवर्स ए बी लिख सकते हैं। और बी इनवर्स ए बी का ये मतलब हुआ कि ए के कॉन्जुगेट एलिमेंट्स यहाँ पे आ रहे हैं और ए आपका वेरी कर सकता है, तो मतलब एम एन आर के सारे एलिमेंट्स के कॉन्जुगेट मैट्राइसेज यहाँ पे डब्ल्यू बी में आ रही हैं। इतनी बातें क्लियर हुई तो बहुत अच्छा, नहीं हुई तो आप कमेंट करेंगे। तो अभी डब्ल्यू बी अगर क्लियर है तो सब स्पेस की बात करनी है। अच्छा, सब स्पेस की बात करें उससे पहले चूँकि यहाँ पे अपने सामने एक ऑब्जेक्ट आ गया कॉन्जुगेसी, चूँकि ये मैंने यहाँ पे एक नया चीज़ इंट्रोड्यूस कर दिया आपके सामने कि कॉन्जुगेट एलिमेंट आ रहा है, मतलब कॉन्जुगेसी का एक रिलेशन है मैट्राइसेज के बीच में। और आई एम वेरी हैप्पी टू अनाउंस क्या, मैं रिकॉल कर रहा हूँ आपको कि कॉन्जुगेसी का रिलेशन जो होता है वो एक इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। अभी तक तो कॉन्जुगेसी नहीं समझ में आई होगी कुछ लोगों के, और मैंने एक नया बम टाइप का उनके ऊपर फेंक दिया ना कि भाई जो कॉन्जुगेसी है वो इक्विवेलेंस रिलेशन होती है। देखो, जब आप CSIR नेट का एग्ज़ाम में बैठ रहे हैं ना, तो यही ब्यूटी होती है कि वो कॉन्सेप्ट पे काम करते हैं। हो सकता है कोई और इस प्रॉब्लम को किसी और तरीके से टैकल करे, लेकिन ये भी एक तरीका है जो हम डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होते हैं, घबराना नहीं है, धीरे धीरे प्रोसीड करते हैं। कॉन्जुगेट एलिमेंट्स हैं WB में, सारे मैट्राइसेज के कॉन्जुगेट एलिमेंट्स हैं WB में। और मैंने आपको ये बताया कि कॉन्जुगेसी का जो रिलेशन होता है वो एक इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। ये एक थ्योरम है, मैंने लिख रखी, कॉन्जुगेसी इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ये सब माइलस्टोन थ्योरम्स हैं, इनको याद रखना है फ्यूचर में। तो कॉन्जुगेसी एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। अब हम इक्विवेलेंस रिलेशन की ढेर सारी प्रॉपर्टीज जानते हैं, बशर्ते हम इक्विवेलेंस रिलेशन को जानते हों। जो नहीं जानते हैं वो कुछ नहीं जानते, और जो कुछ नहीं जानते वो नीचे कमेंट करेंगे। ओके, तो कॉन्जुगेसी एक इक्विवेलेंस रिलेशन है, और इक्विवेलेंस रिलेशन की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, उनमें से एक प्यारी प्रॉपर्टी ये है कि वी नो दैट इक्विवेलेंस रिलेशन डिफाइंड ऑन अ सेट एस पार्टीशंस द सेट एस इनटू म्यूचुअली डिस्जॉइंट क्लासेज नोन एज इक्विवेलेंस क्लासेज। कहने का कुल मिला के मतलब नीचे की दोनों थ्योरम्स का जो है ना इक्विवेलेंस, चूँकि हमने कॉन्जुगेसी तक अपनी बात पहुंचा ली थ्योरम्स की मदद से, हमने ये पता कर लिया कि ये WB जो सेट है, जो ये WB सेट है,
ये कुछ और नहीं है, ये सारी मैट्राइसेज के कॉन्जुगेट एलिमेंट्स को कलेक्ट किया जा रहा है। अब चूँकि कॉन्जुगेट शब्द आया तो हमें कॉन्जुगेसी का रिलेशन याद आया। कॉन्जुगेसी का जो रिलेशन है वो इक्विवेलेंस होता है, ऐसा एक थ्योरम कहती है। प्रूफ भी हम कर सकते हैं, लेकिन बियॉन्ड द स्कोप है यहाँ पे उसको डिस्कस करना। अब जब इक्विवेलेंस रिलेशन हो गई कॉन्जुगेसी, तो इक्विवेलेंस की कुछ अपनी प्रॉपर्टीज हैं। सीधा सीधा अगर मैं सीधे शब्दों में कहूँ तो अगर कोई सेट एस है, मान लीजिए एस कोई नॉन एम्प्टी सेट है, और आप इस पर कोई एक रिलेशन आर डिफाइन कर पाते हैं। मैं थोड़ा आर में हेजिटेट कर रहा था क्योंकि आर को रियल नंबर समझने लगते हैं कुछ लोग, फिलहाल आर का मतलब यहाँ पे रिलेशन है। तो अगर मैं एस के ऊपर कोई रिलेशन आर डिफाइन कर पाऊँ और वो इक्विवेलेंस हो जाए, तो इक्विवेलेंस रिलेशन की प्रॉपर्टी होती है कि वो अपने एक पर्टिकुलर एल्गोरिदम के तहत उस सेट को कई टुकड़ों में बांट देगा। फिर से मैं रिपीट करता हूँ, अगर किसी सेट के ऊपर आप इक्विवेलेंस रिलेशन डिफाइन कर पाते हैं तो उस रिलेशन की ये ताकत होती है कि वो एक खास टेक्निक की मदद से आपके सेट को कुछ टुकड़ों में बांट देगा, और उन टुकड़ों का नाम होता है इक्विवेलेंस क्लासेज। उनका नाम होता है इक्विवेलेंस क्लासेज। चूँकि हम कॉन्जुगेसी की बात कर रहे हैं, तो कॉन्जुगेसी वाले इक्विवेलेंस में जो टुकड़े बनते हैं सेट के, उनको हम बोलते हैं कॉन्जुगेट क्लासेज। ठीक है, कॉन्जुगेट क्लासेज बोलते हैं कॉन्जुगेसी में। इन जनरल इक्विवेलेंस में उनको इक्विवेलेंस क्लासेज बोलते हैं। थोड़ा सा दुख दर्द दूंगा मैं आपको, थोड़ी सी चीज़ें मैं स्किप अप करूंगा यहाँ पे। इक्विवेलेंस रिलेशन की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो मैं डायरेक्टली कॉन्जुगेट एलिमेंट्स यहाँ पे यूज हो रहे हैं, तो मैं उन रिलेशंस को डायरेक्टली यहाँ यूज करूँगा, उन प्रॉपर्टीज़ को। तो इक्विवेलेंस रिलेशन के रिगार्डिंग जो दुख दर्द बचा रह जाएगा, उसके लिए मैं आई टैब पे यहाँ एक वीडियो डाल रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दूंगा, जहाँ पे मैंने इक्विवेलेंस और उनकी प्रॉपर्टीज़ कायदे से पढ़ाई हैं। ठीक है, तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि इक्विवेलेंस अगर आप वहाँ से क्लियर कर लेंगे, आपको थोड़ा सा क्लियर है। तो इक्विवेलेंस रिलेशन क्या करता है, मैंने आपको बताया, टुकड़ों में बांट देता है, इक्विवेलेंस क्लासेज बना देता है, या कॉन्जुगेसी की बात करें तो कॉन्जुगेट क्लासेज बना देता है। ठीक है, तो अगर ए कोई एलिमेंट है तो इसकी क्लास में वही एलिमेंट्स आते हैं जो इसके साथ कॉन्जुगेट हों। बी अगर कोई एलिमेंट है तो इसकी इक्विवेलेंस क्लास में वो एलिमेंट्स आएंगे जो बी के साथ में कॉन्जुगेट होंगे। ऐसे टाइप में आपके टुकड़े बन जाते हैं, कॉन्जुगेट क्लासेज बन जाती हैं। अब हम इक्विवेलेंस की बात नहीं करेंगे, अब हम कॉन्जुगेट की बात करेंगे। तो डब्ल्यू बी में मैंने बोला कि डब्ल्यू बी कुछ और नहीं है, ये सारी मैट्राइसेज का कॉन्जुगेट एलिमेंट्स हैं। और एक बड़ी प्यारी प्रॉपर्टी है इक्विवेलेंस रिलेशन की जो कॉन्जुगेसी पे भी लागू होती है, वो ये कहती है कि इस आपने क्या करा है, आपने एम एन आर, जो ये एम एन आर का सेट है ना, मतलब एन क्रॉस एन रियल मैट्राइसेज का जो कलेक्शन है, इसको आप इस पे आप इक्विवेलेंस रिलेशन डिफाइन कर सकते हैं कॉन्जुगेसी का। तो कॉन्जुगेट क्लासेज बनेंगी। कॉन्जुगेट क्लासेज का ये मतलब है कि हर एक मैट्रिक्स के साथ जो कॉन्जुगेट होंगे वो उस क्लास में आएंगे, ए बी सी, ऐसे कुछ बंडल्स बनेंगे, कुछ क्लासेज बनेंगी। ठीक है, तो एक थ्योरम कहती है कि अगर आपके पास किसी भी सेट के ऊपर एन A1 A2 कॉन्जुगेट क्लासेज को ऐसे क्लोज इंटरवल में लिख देते हैं। ये नोटेशंस बहुत क्लियर होंगे आपको जब आप इक्विवेलेंस रिलेशन को एक बार पढ़ लेंगे, देख लेंगे वीडियो को। तो A1 A2 ऐसे ढेर सारे, मान लीजिए n कॉन्जुगेट क्लासेज बनी थी, तो सारी कॉन्जुगेट क्लासेज को अगर आप एक जगह इकट्ठा कर लीजिए, अगर उनका यूनियन ले लीजिए ना, तो वो सारी कॉन्जुगेट क्लासेज आपके उसी सेट को, ओरिजिनल सेट को जनरेट कर देती हैं जिससे वो बनी है। यानी कि अगर सारी कॉन्जुगेट क्लासेज को एक जगह इकट्ठा कर लीजिए तो वो पेरेंट सेट को जनरेट करती हैं। भाई सिंपल ही बात है ना, ये सेट के टुकड़े टुकड़े करके आपने बंडल्स बनाए और फिर उन बंडल्स को एक जगह इकट्ठा कर दीजिए तो पुराना सेट मिल जाएगा ना। अब इस बात को ध्यान से सुनिएगा मेरी। डब्ल्यू बी को मैंने बोला कि ये सारी ए बी सी डी जितनी एम एन आर में मैट्राइसेज हैं उनके कॉन्जुगेट एलिमेंट्स हैं। मतलब ये मैं कह रहा हूँ इनडायरेक्टली कि एम एन आर के जितने कॉन्जुगेट क्लासेज हैं उनका यूनियन लिया गया है डब्ल्यू बी में। डब्ल्यू बी कुछ और नहीं है, डब्ल्यू बी एम एन आर के सारे कॉन्जुगेट क्लासेज का कलेक्शन है। और एम एन आर का जो ये सेट है, जो एम एन आर एन क्रॉस एन रियल मैट्राइसेज का सेट है, इसके सारे कॉन्जुगेट क्लासेज को अगर एक जगह इकट्ठा कर देंगे, यूनियन कर देंगे, तो डब्ल्यू बी बनेगा जो आपका यहाँ पे दिया गया है। और डब्ल्यू बी जब सबको आप इकट्ठा करके बना रहे हैं तो डब्ल्यू बी कुछ और है ही नहीं, वो एम एन ही है। सारे क्लासेज को एक जगह इकट्ठा कर देंगे तो क्या बनेगा, एम एन बनेगा। इसका मतलब ये डब्ल्यू बी के
तरीके जो आपके सामने एक इतना बड़ा ड्रामा क्रिएट किया गया ना, ये डब्ल्यू बी सेट कुछ और नहीं है, ये एन क्रॉस एन की जो रियल मैट्राइसेज का कलेक्शन है पूरा का पूरा वही डब्ल्यू बी है। अब भैया इतनी कहानी बताने के बाद जब मैंने ये बता दिया कि डब्ल्यू बी जो है वही एम एन है, तो अब सब स्पेस कहने में कोई दुख दर्द नहीं होना चाहिए ना। इम्प्रॉपर सब स्पेस की कहानी सुनी होगी भाई, जब डब्ल्यू बी और एम एन एक ही चीज़ हो गए तो एम एन खुद का सब स्पेस तो होगा ही, यानी कि डब्ल्यू बी सब स्पेस होगा एम एन आर का। तो चारों ऑप्शन में एक ऑप्शन ऐसा है जो बोल रहा था कि ये सब स्पेस नहीं है, वो प्यारा ऑप्शन डी है। डी ऑप्शन कह रहा है कि डब्ल्यू बी सब स्पेस है ही नहीं, जबकि मैंने दिखाया आपको कि डब्ल्यू बी कुछ और नहीं है, ये एम एन आर ही है, ये एम एन आर ही है। तो भाई अगर डब्ल्यू बी एम एन आर ही है तो खुद का सब स्पेस होगा, इम्प्रॉपर सब स्पेस। डी ऑप्शन तो सरासर आपके साथ अन्याय है, वो करेक्ट नहीं होगा। सी ऑप्शन में वही लिखा है जो इतने देर से मैं चिल्ला चिल्ला के आपको बता रहा हूँ, डब्ल्यू बीज एम एन आर, डब्ल्यू बीज एम एन आर, मतलब डब्ल्यू बी कुछ और नहीं, वो एम एन आर ही है। यही ऑप्शन सी में लिख दिया है। इसको नारियल वारियल मंगा के आरती उतारो, ऑप्शन सी वही है जो इतने देर से हम चिल्ला रहे हैं, मतलब ऑप्शन सी आपका सही है। लेकिन चूंकि ये MSQ प्रॉब्लम है भाई, एक से ज़्यादा ऑप्शन सही हो सकते हैं, तो क्या करना है, बाकी ऑप्शंस भी चेक करने पड़ेंगे। डी ऑप्शन गलत है, सी ऑप्शन सही है। बी पे ज़रा आते हैं। बी ऑप्शन में बोला गया कि डब्ल्यू बी या सब स्पेस ऑफ एम एन आर। हाँ भाई, सब स्पेस तो होगा ही ना, क्योंकि डब्ल्यू बी कुछ और नहीं है, वो खुद एम एन आर ही है। तो डब्ल्यू बी का डायमेंशन क्या होगा, वही जो एम एन आर का होगा। अब कोई जल्दी से बताए, लाइव क्लास में मैं होता तो कोई बताता कि एम एन आर का डायमेंशन क्या होता है। मैं ही बताता हूँ, कोई और तो बताएगा नहीं। एन क्रॉस एन की जो मैट्राइसेज का स्पेस होता है, रियल मैट्राइसेज का, यानी कि एम एन आर जो स्पेस होता है उसका डायमेंशन होता है एन स्क्वायर। जिनको नहीं पता वो ज़िंदगी भर के लिए याद रखेंगे इसको। एन क्रॉस एन की जो रियल मैट्राइसेज का वेक्टर स्पेस होता है उसका डायमेंशन होता है एन स्क्वायर। ठीक है, हमेशा के लिए याद रखिए। तो डब्ल्यू बी सब स्पेस है, ऑप्शन बी में दिया है, वो तो बड़ी प्यारी बात है। साथ में इन्होंने डायमेंशन बोला है डब्ल्यू बी का, क्या होना चाहिए, एन स्क्वायर होना चाहिए, हमको तो पता ही है। लेकिन देखें ये क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि डब्ल्यू बी का डायमेंशन वही होगा जो रैंक ऑफ बी और रैंक ऑफ बी ट्रांसपोज का प्रोडक्ट होगा। मतलब सीधे मुंह बात नहीं करनी, CSIR को आपके साथ सीधे मुंह बात नहीं करनी कि वो एन स्क्वायर दे दें, कहानी कर रहे हैं। चलो रैंक ऑफ बी की भी बात करनी पड़ेगी। अच्छा, शुरू में मैंने आपको याद दिलाया था ना कि बी आपका ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। बी क्या है, बी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। तो बी का डिटर्मिनेंट मैंने आपको बताया +-1 होगा। और आपको याद है कि +-1 है तो मतलब जीरो तो नहीं है भाई। अगर किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जीरो नहीं है ना, तो वो मैट्रिक्स बोली जाती है नॉन सिंगुलर। क्लास 12th लेवल की इन्फॉर्मेशन है, इतना ज़्यादा परेशान ना होइए। कोई भी मैट्रिक्स का अगर डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है तो मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर होती है। अगर कोई भी मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर है ना, अगर बी कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है एन क्रॉस एन की और वो नॉन सिंगुलर है, तो उसकी जो रैंक होगी वो फुल साइज की होगी। फुल साइज का मतलब क्या है, उसके ऑर्डर के बराबर होगी। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, किसी भी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का जो रैंक होता है वो उसके ऑर्डर के बराबर होता है। बी अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है एन क्रॉस एन का जो कि नॉन सिंगुलर है, मतलब उसकी डिटर्मिनेंट जीरो नहीं है, तो उसका रैंक एन होगा। बी यहाँ जो हमारे केस में है वो ऑर्थोगोनल है। ऑर्थोगोनल है मतलब कि उसका डिटर्मिनेंट +-1 आएगा, यानी कि वो जीरो नहीं है। तो इसका मतलब बी की जो रैंक होगी वो क्या होगी, बी का ऑर्डर। बी आपका आया कहाँ से है, बी एम एन आर से आया है, मतलब एन क्रॉस एन की कोई मैट्रिक्स होगी तो बी का ऑर्डर एन होगा। बी का ऑर्डर एन है तो रैंक एन हो जाएगा, मतलब बी जो मैट्रिक्स है उसका रैंक एन आएगा। एक और प्यारी सी थ्योरम आपको याद दिलाएं, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स और उसके ट्रांसपोज का जो रैंक होता है वो हमेशा बराबर होता है। ठीक है, तो बी की जो रैंक होगी वही बी ट्रांसपोज की रैंक होगी। तो रैंक ऑफ बी आ गई आपकी एन, और रैंक ऑफ बी ट्रांसपोज भी वही होगी जो बी की, और बी की क्या होगी, एन होगी। क्यों, क्योंकि वो नॉन सिंगुलर है। नॉन सिंगुलर कैसे है, क्योंकि वो ऑर्थोगोनल है। ठीक, तो बी और बी ट्रांसपोज दोनों की रैंक एन है, मल्टीप्लाई कर लो एन स्क्वायर आएगा। RHS में एन स्क्वायर बन गया, LHS में तो मैंने बताई चिल्ला चिल्ला के कि डायमेंशन डब्ल्यू बी की वही होगी जो MNR की होगी। MNR क्या है, एन क्रॉस एन की मैट्राइसेज का वेक्टर स्पेस है, तो एन स्क्वायर उसकी डायमेंशन है। ऑप्शन बी आपका सही हो गया। कैसे सही हुआ वो आपने देखा, बड़ा दुख उठाना पड़ा हम लोगों को। ऑप्शन ए पे आते हैं, ये पहले से गलत है, मैंने नहीं लगाया टिक तो गलत ही है, लेकिन कैसे उसकी बात करनी है। डब्ल्यू बी इज अ सब स्पेस ऑफ MNR, इतनी सी बात तो इनकी बड़ी प्यारी है।
सही हो सकते थे, लेकिन इन्होंने बाद में झूठी बात कर दी। ये बोल रहे हैं कि डायमेंशन ऑफ डब्ल्यू बी जो है यानी कि एन स्क्वायर जो है वो लेस देन इक्वल टू रैंक ऑफ बी होगा। रैंक ऑफ बी तो भाई एन है। अब ये खुली आंखों से सबको दिख सकता है कि अगर एन कोई 2 या 2 से बड़ा इंटीजर है 2 या 2 से बड़ा, तो एन स्क्वायर एन के बराबर और उसके छोटा कैसे हो सकता है? घोर अन्याय है ना। मतलब इन्होंने डब्ल्यू बी को सबस्पेस बना के खुश कर दिया, लेकिन नीचे जो बोला ना कि डब्ल्यू बी की डायमेंशन लेस देन इक्वल टू रैंक ऑफ बी होगी, यहाँ पे दुखी कर दिया। तो पहला ऑप्शन नहीं होगा, देखा आपने। ऑप्शन बी और सी होगा। कैसे होगा? चिल्ला चिल्ला के मैंने बताया। ऑप्शन डी तो सब स्पेस ही नहीं एक्सेप्ट कर रहा है डब्ल्यू बी को, तो सब स्पेस तो है ही भाई, क्योंकि डब्ल्यू बी एम एन आर है। अच्छा, आपने ध्यान दिया होगा हमारी अप्रोच क्या थी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, कि हमने क्या करा, हमने एक एक शब्दों की मीनिंग बतानी शुरू करी। आपको एम एन आर के बारे में बताया, फिर मैंने बी को ऑर्थोगोनल बताया तो उसकी 2-4 प्रॉपर्टीज याद कराई। फिर मैंने बताया कि बी ट्रांसपोज जो होगा वो इन्वर्स ही होगा ऑर्थोगोनल के केस में। फिर मैंने इस डब्ल्यू बी जो इतना ऊटपटांग चेहरा बना के दिया गया था ना, मैंने इसको सिंप्लीफाई करा कि ये बी इन्वर्स ए बी हो जाएगा। और बी इन्वर्स ए बी को देख के हमारे दिमाग में एक थ्योरम तुरंत एंट्री लेती है कि भाई ये कॉन्जुगेसी की बात हो रही है, मतलब ए के कॉन्जुगेट एलिमेंट्स यहाँ पे आएंगे और ए पे कोई रिस्ट्रिक्शन है नहीं, मतलब कोई भी एलिमेंट हो सकता है एम एन आर का। तो मैंने ये सोचा मन में कि डब्ल्यू बी में सारे मैट्राइसेज की कॉन्जुगेट मैट्राइसेज आ रही हैं। फिर मेरे दिमाग में आया कॉन्जुगेसी का रिलेशन तो इक्विवेलेंस होता है, और अगर वो इक्विवेलेंस होता है तो वो इक्विवेलेंस क्लासेज में बांट देगा सेट को, और अगर उन इक्विवेलेंस क्लासेज को इकट्ठा करें तो पूरा सेट बन जाएगा। इस एम एन आर में क्या है, इस एम एन आर में सारे कॉन्जुगेट मैट्राइसेज है, मतलब सारी कॉन्जुगेट क्लासेज को इकट्ठा करके रखा गया है। तो ये जो डब्ल्यू बी है ना, ये कुछ और नहीं है, एम एन आर है। एक बार मैंने डब्ल्यू बी को एम एन आर सोचा, फिर सारी मुश्किलें ज़िंदगी की सॉल्व हो गई। ज़िंदगी की नहीं, इस प्रॉब्लम की मुश्किलें। तो इस तरीके ये प्रॉब्लम क्लियर होती है। जल्दी से मैंने जो स्टार्ट इन्फॉर्मेशन लिख रखी हैं, जो थ्योरम्स मैंने बोल दी आपके सामने, उनको रिवाइज कर दें। फ्यूचर में इन थ्योरम्स को आप याद रखिएगा। पहली बात, ए स्क्वायर मैट्रिक्स एम इज सेट टू बी ऑर्थोगोनल इफ एम एम ट्रांसपोज इक्वल टू एम ट्रांसपोज एम इक्वल टू आई। ऑर्थोगोनल मैट्राइसेज की सिंपल सी डेफिनेशन है, याद रखिए, भविष्य में आपके जीवन में काम आएगी। दूसरी थ्योरम है कि किसी भी दो मैट्राइसेज के लिए अगर ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू आई है तो वो दोनों मैट्राइसेज एक दूसरे का इन्वर्स कहलाती हैं। ये इन्वर्स की प्यारी सी डेफिनेशन है, याद रखिए भविष्य में। तीसरी थ्योरम जो हमने यूज की कि इफ़ एम इज एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, अगर एम कोई ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है तो उसका ट्रांसपोज ही उसका इन्वर्स होता है। ये बड़ी बड़ी काम की थ्योरम ये थी आज के सेशन के लिए, इसको भी याद रखिए फ्यूचर के लिए। और थ्योरम हमने यूज की कि टू मैट्राइसेज एम एंड एन आर सेट टू बी कॉन्जुगेट टू ईच अदर इफ देयर एग्जिस्ट अनदर मैट्रिक्स क्यू सच दैट एम इक्वल टू क्यू इनवर्स एन क्यू। मतलब कि दो मैट्राइसेज एक दूसरे का कॉन्जुगेट बोली जाएंगी अगर एक और कोई क्यू एग्जिस्ट करे, सच दैट आप एम को इस फॉर्मेट में लिख पाएँ। ये कॉन्जुगेट होने का, कॉन्जुगेट एलिमेंट्स का डेफिनीशन है, प्यारा सा, याद रखिएगा फ्यूचर के लिए। कॉन्जुगेसी का जो रिलेशन होता है वो इक्विवेलेंस रिलेशन होता है, ये भी एक प्यारी सी थ्योरम है, प्रूफ आता है बीएससी क्लासेज में 5-7 नंबर में, ये याद रखिएगा। एक प्रॉपर्टी इक्विवेलेंस क्लास की है कि एंड बी नो दैट इक्विवेलेंस रिलेशन डिफाइंड ऑन अ सेट पार्टीशंस द सेट एस इनटू म्यूचुअली डिस्जॉइंट क्लासेज नोन एज इक्विवेलेंस क्लासेज। ये जो मैंने दो थ्योरम को मिला के एक स्टार्ट इन्फॉर्मेशन लिख दी है, बीएससी अलजेब्रा में ये आती है स्टेट एंड प्रूफ, या दे देते हैं आपको, प्रूफ करना होता है। लेकिन बीएससी की बातें याद किसको रहती है ना, सारा दोष हम यही देते हैं कि भाई बीएससी में पढ़ा नहीं, पढ़ा तो आपने बहुत है बीएससी में, लेकिन उस पढ़े हुए को यूज कैसे करना है नेट गेट आईआईटी जैम में, वो नहीं पता आपको। चलिए, एक और थ्योरम हमने यूज करी कि अगर M1 M2 Mn डिफरेंट डिस्जॉइंट इक्विवेलेंस क्लासेज हैं सेट S की, तो अगर उन सबको आप यूनियन उनका ले लें तो पुराना सेट S बन जाएगा। ये भी एक प्यारी सी थ्योरम है। थ्योरम क्या, ये प्रॉपर्टी है इक्विवेलेंस रिलेशन की, तो ये भी मैंने यूज करा, और कुछ तो यूज नहीं करा है। एक और थ्योरम है, एक और, कि एम एन आर का जो डायमेंशन होता है वो एन स्क्वायर होता है, मतलब कि एन क्रॉस एन की जो रियल मैट्राइसेज का स्पेस है उसका डायमेंशन एन स्क्वायर होता है, और किसी भी मैट्रिक्स का जो रैंक होता है वो उसके ट्रांसपोज के बराबर होता है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और डिफिकल्ट प्रॉब्लम के साथ, और करेंगे उसकी डिटेल्ड एनालिसिस, आपसे बातचीत। तब तक के लिए आप इन चीज़ों को रिवाइज करें। कहीं भी कोई प्रॉब्लम है, मैं इक्विवेलेंस क्लास की वो वीडियो पिन करूँगा, और कोई और प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कर देंगे। ओके, बाय।